अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और हंगामी हालात हैं, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के बाद और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। लेकिन आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजी ISPR ने, क्योंकि उनके अपने अल्फाज में सुनिए। जी, और इन मामला पे बात की जाए और इसी वजह से आपको पता है कि कुछ सवालात थे और आज 5 इशूज़ पर बात हुई। आज अज़्म पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया और ये चार्जशीट नहीं है। अगर कुछ लोग समझते हैं चार्जशीट है बन्नू के वाक़े के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर साहब है यमीन गंडापुर से इसको रिलेट किया जा रहा है, गवर्नर राज की बात भी की जा रही है। लेकिन ये बात अगर हम इस तरह से देख लें कि अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है किसी इदारे के खिलाफ तो उस इदारे को उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस हुकूमत की होती है। और इस हुकूमत ने ज़ाहिर है अपनी नाहरी में कोई कसर तो छोड़ दी होगी कि हम 1 महीने से डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेशन, पिछले ऑपरेशन ने क्या अचीव किया, इस बार ऑपरेशन क्या अचीव करेंगे। बार बार नेशनल एक्शन कमेटी की बात होती है लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं। और हुकूमत की ये जो ज़ाहिर है कि मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अब बताया गया है कि ये रोज़मर्रा डेली बेसिस पे इस तरह की कम्युनिकेशन जारी रहेगी, यानी कि डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा जो उनके खिलाफ मचाया जा रहा है तो उसको डिफेंड करने के लिए हुकूमत नाकाफ़ी है। और आपने देखा रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए, तमाम डेटा जो वहाँ पर इकट्ठा किया गया था, सारे कंप्यूटर्स, जिस तरह के लैपटॉप्स वगैरह, सब जो सामान है वो ले गई है FI। और इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहीं से ऑपरेट हो रही है ये जो पूरी डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन है और डिजिटल टेररिज्म के हवाले से बात बार बार की जाती है। तो डिजिटल टेररिज्म जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है और ये उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं रऊफ हसन साहब। इसको ज़ाहिर है कि कंडेम किया। फिर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी PTI के रुकन अरकान ने भी की। उमर अयूब साहब ने इंटरेस्टिंग बात की आर्टिकल 7 के हवाले से, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। उमर अयूब साहब का सॉर्ट ऑफ शायद हम आपको नहीं भेज पाए और आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि रियासत जो होती है वो आपकी पार्लियामेंट है, आपकी सेनेट है और रियासत का काम है अपने इदारों को कंट्रोल करना और अपने इदारों के लिए बात करना। और ये इंडाइटमेंट के ज़मरे में जाता है। ये बात हुई, अब ये इंडाइटमेंट है या नहीं इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टीम पैनल है। अहमद कुरैशी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नोज़ मिलिट्री इशूज़ लाइक नो वन एल्स। बहुत शुक्रिया आपका अहमद कुरैशी साहब। अहमद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ये हमें लीगल जो लकूना है इसके वो भी हवाले से बात करेंगे। पार्टी बैंक के बारे में बात हो रही है, पार्टी बैंक के हवाले से बन्नू का एक जो सानहा हुआ है वो उसको भी जोड़ा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बिलाल अकबर साहब भी हमारे साथ हैं, सूबाई असम्बली पंजाब के। आप PMLN से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर अहमद अवैस साहब, पहले तो आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो आज बात हुई है कि ये इंडाइटमेंट है, आर्टिकल 7 का जो हवाला दिया गया है, इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन दैट। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि आर्टिकल 7 है, ये है ना कि उसमें स्टेट को डिफाइन किया है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है, जो सटल डिस्टिंक्शन है, जो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लेंगे, आप उसको लेंगे कि अगर कोई पार्टी जो है वो अपनी एक दूसरी पार्टी के में भी, एक पार्टी ऑपोजिशन में है, दूसरी पार्टी हुकूमत फॉर्म करके बैठी है, तो वो उसके खिलाफ अगर वो उनका एक एटीट्यूड है या उनकी पॉलिसीज को तनकीद करते हैं, इट वुड नेवर मीन कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटी है और या वो एंटी सॉवरन एक्टिविटी है कोई, या वो सॉवरनिटी के अगेंस्ट कोई वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये एटीट्यूड जो है ये बड़ा खतरनाक है और ये डेवलप करके हम पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, हम शदीद नुकसानात की तरफ लेके जा रहे हैं और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हम आप इस मुल्क के बसने वाले लोग जो हैं, जो एक इलेक्शन प्रोसेस से हुकूमत बनाते हैं या हुकूमत ऑपोजिशन में आके बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो लोग जो हैं वो कभी एंटी स्टेट एक्टिविटी का सोच भी नहीं सकते। ये तो वो लोग सोचेंगे जो बाहर से फंड लेते हैं और उन फंड की बुनियाद के ऊपर वो दे कंस्पायर अगेंस्ट द स्टेट एक्टिविटी, और वो उसका जो पीछे जो स्ट्रिंग पुल करने वाले जो हैं वो कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, जो उसका बेनिफिशियरी होते हैं, कि जो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के किन को फायदा होगा? वो फायदा वो ताकतें
जो एक नए सिस्टम के अंदर जो नई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रही है, उसमें वो पाकिस्तान को कहाँ फिट करते हैं, या पाकिस्तान का वो रोल जो पहले था वो खत्म हो गया और नए रोल में से वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि नए रोल में बाईपोलर वर्ल्ड बन रही है। बाईपोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे ब्लॉक में जा रहा है। तो वो अब यहाँ पे इजराइल इंडियन कॉन्स्पिरेसी जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर टू प्रोन अटैक है। आप इसको गौर से सुनिए, ये टू प्रोन अटैक क्या है? टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड टू डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और हम उस बनाए हुए खड में, गड़े में आंखें बंद करके गिर रहे हैं खुद ही। आप देखिए कि पिछले पीडीएम की हुकूमत से लेकर अब तक क्या हुआ है। 9 मई का वाकया जो है, ये जिस तरीके से शहबाज और नवाज शहबाज ने जो तैयार करवाया था, इसमें उन्होंने फौज को डिस्ग्रेस किया और कुछ भी नहीं किया। और आपने देखा उसके बावजूद जब पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि किसी ने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया। इसीलिए हम कहते थे बार बार कि आप इंक्वायरी कराएं, खुदा के लिए। इंक्वायरी से पता लगेगा कि कौन क्या है। जो वाकई मुजरम ठहरते हैं, जो वहां पे इसमें मुलव्वस है, उनको जरूर सजा दें। लेकिन 1.25 साल 1.5 साल से आप वो चला के बैठे हुए हैं, अभी तक आपने ट्रायल मुकम्मल नहीं किया और वो जेलों में है। किस गुनाह की पादाश में वो जेलों में है? ये एटीट्यूड जो है कि आप एक तरफ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड रख लेते हैं, दूसरी तरफ उनको एंटी स्टेट एलिमेंट में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर उसके ऊपर अब ये एक सिलसिला जो है, जैसे उस दिन पहले गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी हम इनको पर लगाना चाहिए, पीटीआई को बैन करने लगे, और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सामने रख लीजिए, और उसके बाद कल कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। तो आप देखिए कि अगर बैन लगाना था तो बैन लगाने के लिए जब ये 9 मई का वाकया हुआ था उसके बाद लगाना चाहिए था बैन। उसके बाद क्यों नहीं लगाया? उसके बाद उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस आया, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने वो पार्टी को प्रॉपर इलेक्शन ना कराने के ऊपर उसको पार्टी की हैसियत से हटा दिया, और उसके बाद वो मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में फिर चला गया, फिर अब दोबारा गया कोर्ट में। और आपको पता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जब पहले बेंच ने चीफ जस्टिस जिसमें बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये पार्टी क्योंकि इनको सिंबल नहीं मिल सकता, और ये कुछ हो गया, ये सारी बातें। और उसके बाद आप लेटेस्ट पोजीशन में आपने देखा कि फुल कोर्ट बैठी और उन्होंने पार्टी के रिजर्व सीट्स के ऊपर डिसाइड किया। कहीं पर भी ये क्वेश्चन रेस किया कि ये पार्टी तो बैन होनी चाहिए, ये आप कैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनको तो एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए, ये तो सारे डिस्क्वालीफाई होंगे। ये बात अटॉर्नी जनरल को हुकूमत की तरफ से करनी नहीं चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को ये बात वहां नहीं करनी चाहिए थी। अब ये लेट इन द डे जब देखा कि ये सारे अहमद अवैस साहब, लेट्स स्टॉप हियर। ओके सर, मैं आपके साथ साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन उमर यूब साहब को शॉर्ट रेडियो में एक दफा सुना दूं ताकि फिर हम बिलाल अकबर साहब से भी बात करें। जी बिलाल साहब, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ इसमें बड़ा सादा सा है जी। ये सारी जो बातचीत हो रही है बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। आर्टिकल 7 का भी उन्होंने डेफिनेशन बड़ी अच्छी दे दी, बाकी भी उन्होंने बता दिया कि प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, वो सुप्रीम होती है। लेकिन आज तक प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली और सेनेट जो सुप्रीम कभी हो ही नहीं, हमेशा जुडिशरी सुप्रीम रही है। जो जुडिशरी का दिल करता है वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, चाहे वो आइन के मुताबिक हो या ना, वो उनकी अपनी मर्जी पे आ जाता है। अगर सुप्रीम है तो फिर सुप्रीम की बात भी मानी जानी चाहिए। जहाँ तक बाकी सवाल है, देखिए टेररिज्म तो पाकिस्तान का एक मसला है, इनहेरेंट मसला है, और ये बहुत अरसे से चल रहा है। ये 13-14 के अंदर भी ऐसी एक वेव आई थी और उसको भी लाइट लिया गया, स्वात ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा था, और फिर खबर ये 14-15 में आती थी कि जी बस ये अब ये मारगला की पहाड़ियों तक टेररिस्ट आ गए हुए हैं और थोड़े अरसे में वो आके इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद आपको ऑपरेशन करने पड़े और उसके अंदर आपको बहुत सारी कैजुअल्टीज, सिविलियन और आपको आर्म्ड फोर्सेस कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा, फिर जाके आपकी जान छूटी थी। अभी क्या ये एक बात हकीकत नहीं है कि जंगी के ऊपर हमले हो रहे हैं या डीआई खान की जो पुलिस की चेक पोस्ट है उनके ऊपर हमला होता है, कोई ना कोई बंदा शहीद हो जाता है, कोई ना कोई वहाँ पे स्पाई शहीद हो जाता है। तो एक तो उसकी बात की उन्होंने उसके अंदर कि जी हम अज़्म इस्तेहकाम करना चाहते हैं और उसके ऊपर हम नेशनल कंसेंसस चाहते हैं, और उसके अंदर हम लोगों को डिस्प्लेस नहीं करना चाहते। जो नेशनल एक्शन प्लान है हम उसी नेशनल एक्शन प्लान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो उसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर गुस्सा करना चाहिए, नेशनल कंसेंसस होना चाहिए तो अक्रॉस द बोर्ड। तो अकबर साहब, ये जरूरी था ना, कि जब 22 तारीख को
एलामिया जारी हुआ, 22 जून को एलामिया जारी हुआ पीएम हाउस से, उसके बाद 24 जून को दोबारा एक एलामिया जारी हुआ उसको समझाने के लिए, और वो अभी हमने पूरे देख लिया, बशर अचकज़ई साहब हो, फजल रहमान साहब हो, सबने कहा कि किस तरह का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पहले हमें बताया जाए ऑपरेशन का नाम, इसको ज़रबे अज़ब से कंपेयर किया गया, राय राज से कंपेयर किया गया। आज एक माह बाद क्लैरिटी मिली, और मिली किससे मिली? DGISPR से। तो ये आप लोगों की नाअहली नहीं है? नहीं, नाअहली तो आप नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने अपना एक कंसेंसस पहले बिल्ड करना होता है, और उसके बाद आपने वो जो आपने APC इनवाइट किया, बाकी आपने पार्टीज को इनवाइट किया, उनको आपने अपना कंसेंसस जो आप एक एज अ गवर्नमेंट करके आए होते हैं वो बताना होता है। उसके अंदर पीपल्स पार्टी वालों ने अपना व्यू पॉइंट दिया कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया गया। अब उसके अंदर हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमारे पार्टनर्स हैं, हमें कंसल्ट करना चाहिए था। लेकिन असल बात यह है कि एपेक्स कमेटी में जब अप्रूवल हुआ ना, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, ये एपेक्स कमेटी का में तो सब मौजूद थे ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर सारों ने इकट्ठे होकर फैसला किया, मुल्क की बेहतरी के लिए सारों ने होकर डिसाइड किया। जी ये तो होना चाहिए, क्योंकि देखें ये अभी हम बैठ के यहाँ पे इस बातों पर डिबेट कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पंजाब के और KP के अंदर जो हालात है वो आहिस्ता आहिस्ता किस रुख पे जा रहे हैं। वी डोंट वांट कि दोबारा से वही हालात जिसमें 50,000 लोग हमारे बम धमाकों में यहाँ पर शहीद हो गए या टेररिज्म की नजर हो गए, वो हालात दोबारा नहीं बनने चाहिए। लेकिन इसके अंदर जरूरी वाकई ये है कि सारी पार्टीज को दोबारा बिठा लिया जाए। अगर कोई बंदा इस पर समझता है कि कुछ ज्यादती हो रही है तो हमें बिठाना चाहिए। जहां तक दूसरी बात हुई कि ये फॉर्म, हर दफा एक ही बात होती है, फॉर्म 45 के नहीं, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, 100-150 सीटों का क्लेम देती है एक पार्टी, 55 केस टोटल किए हुए हैं और उसके ऊपर शोर डाला हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाना है। तो इवेंचुअली अब कोर्ट ने सारों को कॉल ऑन तो कर लिया है, आहिस्ता आहिस्ता इनके फैसले तो आ ही जाएंगे। सो क्यों ना इन फैसलों का वेट कर लें, क्योंकि पहले भी ये 35 पंचर के नाम से 2013 में आए थे, फिर 100 सीटें इनकी हुकूमत होने के बावजूद 2018 में इनसे 100 सीटें छीनी गई थी। तो ये एक पुराना बयानिया है और ये एक पैटर्न है जिसके मुताबिक चल रहे हैं। फॉर्म 45, 47 का हिसाब होना ही होना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेक ऑन किया हुआ है, हाई कोर्ट ने उसको टेक ऑन किया हुआ है। सो इवेंचुअली जो सच होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन हर रोज एक ही बात करके जी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम इसको नहीं मानते, तो आप डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं ना। स्टेबिलिटी की तो बात नहीं कर रहे, आप कहीं पे भी नहीं कह रहे कि बैठ के बात करते हैं। जब आपको कह के जाता है, कहा जाता है कि बैठ के किसी चीज का हल निकालते हैं, तो जेल से बैठे हुए शख्स कहते हैं जी हमें तो बात करने को तैयार ही नहीं हूं, और बाकी सारी जमात उसके उसी बयानी को लेकर पीटना शुरू कर देती है। तो आप जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे चीजों को कैसे आगे लेके चलेंगे? और उसके बाद बयानिया आ जाता है जी कि वो हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर ना करें, हमें मजबूर किस चीज से मजबूर कर रहे हैं आपको जो आपका हक बनता था, जो आपका PFC वार्ड बनता था, वो आपको मिल रहा है। आप उसके मुताबिक खुद मुख्तार हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं, सारी चीजें आपके कंट्रोल में, कोई आपको किसी से मजबूर नहीं कर रहा। स्वाय इस बात के कि आप जान के एक सेपरेटिस्ट बहाना देने की, बयानिया बनाने की कोशिश करें, वो ना बनाएं। ये फेडरेशन है, पाकिस्तान है, तो बाकी सारे सूबे सलामत हैं, वरना यहाँ पे सलामती नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। अहमद अवैस साहब, ठीक है, मैं आपको वापस आती हूँ। अहमद अवैस साहब, क्योंकि बात हो रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था, PTI को सीटें मिल गई, उनका तो केस ही नहीं था, वो तो इसमें मुद्दई नहीं थे, उनके साथ ये क्या हुआ, ये इंसाफ नहीं है। और उसके बाद मरियम साहिबा ने भी कहा कि अगर आपका जमीर बिका हुआ है तो हम क्या करें। अब इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो तो आई एम नॉट गोइंग टू से इट, बट ये सारा मामला आपके सामने है। ये असल तकलीफ यही है कि मिस असेसमेंट हो गई, पहले इसीलिए 9 मई के बाद बैन कर देते जिस तरह आपने कहा, फिर उसके बाद अगर नहीं होता था 2 महीने बाद बैन कर देते। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें चूंकि PTI को अब एक की लार्जर फिगर देंगी, तो ये ज्यादा तकलीफ दे बात है, इसीलिए बैन हो रही है पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त ये सोच है और ये बात ऐसी ही है। देखें आप स्टेज बाय स्टेज देख लीजिए कि एक 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद इलेक्शन आए, इलेक्शन से पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर वो पाबंदी लगा के उसको कहा कि ये कैन नॉट एक्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया, वो मैटर कोर्ट तक गया। ये सारी मैटर जो है कोर्ट तक भी गए, चलते आए, और फिर वो इलेक्शन का दिन आ गया। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जिस तरीके से हुई और कौम ने जिस तरीके से वोट दिया, इन सारी स्टेजेस के ऊपर तो आपने कहीं नहीं कहा कि ये इसके ऊपर तो बैन लगना चाहिए था, इन्होंने क्या एक्टिविटी, उसके बाद कोई नई एक्टिविटी हुई हो तो वो सामने आई कोई नहीं। देखिए ना, फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया मैंने आपको बताया, बड़ा वाकया हुआ ये जब ये रिजर्व सीट्स का इशू आया, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा, 13 जज ही सुप्रीम कोर्ट के बैठ कर ये केस सुन रहे हैं और दिन रात डे टू डे हेयरिंग हो रही है उसकी। उसके अंदर गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन जो है बाकायदा उनके
लॉयर जो हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनके अपने स्पेशल लॉयर हैं जो इलेक्शन कमीशन के, वो आके डिटेल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये तो पार्टी का बैन है जी, ये तो आप सीटों का मामला ही नहीं है। तो ये तो अब ये लेट इन द डे, ये एक आफ्टर थॉट है कि अब कुछ और नहीं बन सका, तो उन्होंने कहा चलो जी इसको करके खत्म ही करो, हम इनको कंट्रोल तो वैसे कर ही नहीं सकते। तो अच्छा, मगर अब बात बंदूक के वाकये की, फॉरेन फंडिंग की और भी तमाम मामला की। अहमद वैद साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्फा लेने का वक्त आ गया है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो आपको इसी पॉइंट से हम आगे लेके चलेंगे। जी जी, आप हमारे साथ मौजूद है अहमद वैद साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमारे साथ लॉन्ग वेट आपको करना पड़ा, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और बिलाल अकबर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आती हूँ। अगर सर पार्टी बैन करने का जो हतमी फैसला है वो तो आर्टिकल 17(2) की कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुप्रीम कोर्ट के पावर में है कि वो बैन करती है कि नहीं करती। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे होगा सर अहमद वैद साहब, अगर पीटीआई को बैन कर भी दिया जाता है, जैसे कि टीएलपी को बैन किया गया था 2015 में, तो फिर वो अप्रैल 29 2021 को उन्होंने ये ऐसी रिव्यू पिटिशन दायर की थी, और फिर उसके बाद वो फिर भी बैन ही रहे थे, लेकिन दे कंटिन्यू टू रन द इलेक्शंस बिकॉज दे वर नॉट डीलिस्टेड बाय द ईसीपी। तो क्या पीटीआई भी इसी तरह से अपनी सियासत को जारी रख सकेगी क्योंकि डीलिस्ट नहीं होगी, या आपको लगता है डीलिस्ट भी हो जाएगी? देखिए, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं और इसमें कोई भी कुछ भी फर्क पड़ेगा, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन राइट नाउ। उसकी वजह यह है कि कोई लेजिटिमेट रीजन ही मौजूद नहीं है इसको बैन करने का। ये मैटर कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में लेके तो जाएं, सुप्रीम कोर्ट जब इसको थ्रेश करेगा वहां पे वो एविडेंस सामने आएगी और वो क्वेश्चन करेंगे कि ये इतनी दफा मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया इतने सालों में, इस दौरान में, ये इलेक्शन प्रोसेस के बाद भी, तो आज तक तो आपने बैन वाली कोई बात नहीं की, किसी ने ना एस्टैब्लिशमेंट ने किया ना इन्होंने की है। अब ये कहाँ से एकदम से कौन सी चीज आ गई है? अलबत्ता जो चीजें जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं। एक्शन की जो इंतहाई जरूरत है वो एक तो है कि अनवरुल्लाह काकड़ ने एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दो गलत काम किए। एक तो उन्होंने बगैर किसी रीजन के एकदम से ये बड़ा पॉलिसी फैसला करके अफगान महाजरीन को उनको निकालने का ऑर्डर कर दिया। ये फैसला जो था ये तो एक परमानेंट गवर्नमेंट का फैसला था जो होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बड़ी डेलिब्रेशन करनी होती है, सोचना होता है कि किस तरह से मैटर करना है, उसके रिपरकशन क्या होंगे। ये उन्होंने उनके इख्तियारात में नहीं था। सेक्शन 230 जो है इलेक्शन लॉज का वो बिल्कुल बाहर करता है उसको। इसी तरह से दूसरी चीज जो है उन्होंने जो है मिस अप्रोप्रिएशन की, तो उन्होंने गंदम का जो है वो इंपोर्ट कर ली, सरप्लस गंदम मौजूद थी। ये भी उनकी पॉलिसी मेकिंग का काम था, ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर था। तो ये बजाय से कि उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, आप पार्टी के ऊपर बैन करने की सोचें जिसका कोई रीजन ही नहीं है किसी भी एतबार से। तो आने दें इनको, सुप्रीम कोर्ट में आने दें, हम कंटेस्ट करेंगे इसको, तो ये तो पता लगेगा इंसानों को कि ये क्या कर रहे हैं। कोई देखना ये। हाँ जी सर, आपने ठीक है अकबर साहब, आप सुन रहे हैं कि वो तो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, आप आए तो ना सुप्रीम कोर्ट में और फिर आपको देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये बता दीजिएगा कि डिजिटल टेररिज्म की टर्म डेफेमेशन लॉ में भी आपके जो पंजाब असेंबली ने पास की उसमें भी इस्तेमाल हुई, आज डीजी आईएसपीआर ने भी इस्तेमाल की। तो जरा इसको समझाइएगा, डिजिटल टेररिज्म से मुराद क्या है एग्जैक्टली? लेकिन डिजिटल टेररिज्म से मुराद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उसके ऊपर एक अजीबोगरीब सा बयानिया पेश किया जाता है जिसके अंदर सिर्फ ये पाकिस्तान की नेगेटिविटी शो करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई खराबी होती है तो उसका कसूरवार आप पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ठहराते हैं, आप पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसको कसूरवार ठहराते हैं, बजाय बैठ के कि आप रैशनलाइज करें कि एक्चुअल मसला है क्या और उस मसले का हमने हल कैसे निकालना है। ये एक सोची समझी स्कीम के तहत एक अच्छा, आप ये देखें, नोट करें कि ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और ये मोर और लेस सेम ही बयानिया अचानक ही चलना शुरू हो जाता है, और ये अभी से नहीं हो रहा, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं, ये इस तरह होना नहीं चाहिए। जो सेंसिबल सोल्स हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए,
क्योंकि ये इसका फायदा नहीं है, इस तरह काम करने का फायदा नहीं है। हमें अगर कोई चीज देखें, अभी आप पार्टी बैन करने की बात कर रही थी, बुनियाद किसने रखी? ये बुनियाद किसने रखी? ये डिजिटल टेररिज्म की बुनियाद किसने रखी? किसने पेड लोग रखे कि कहां किस इदारे में लोगों ने शुरू किया ये काम, फिर कैसे वो पार्टी के ऊपर चला गया? ये भी बताइएगा कौन सा इदारा है जिसने शुरू किया था? मैं तो एक पार्टी को ब्लेम करता हूं। मैं तो 100% एक पार्टी को ब्लेम करता हूं जिन्होंने इसका आगाज किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। इदारे का तो मैं नहीं बात करता, मुझे तो पता है कि एक जमात है जो कि सोच समझ स्कीम के तहत सारा कुछ करती है, और ये इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। ये कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके। Ahmed Qureshi साहब has finally joined us. Ahmed Qureshi साहब, today DG ISPR spoke briefly, but obviously explained कि अज़्म इस्तेहकाम क्या है. Also spoke about Bannu and showed us images कि किस तरह से असलाहा लोग उसमें शामिल थे और कैसे दीवारें तोड़ रहे थे, कैसे फायरिंग हो रही थी. And he spoke about illegal spectrum, and he also spoke about illegal economy, non-custom paid cars, बेनाम properties, arrests, और कह रहे हैं जी डिजिटल टेररिज्म के हवाले से भी बात हुई, और ये कि ही इज गोइंग टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. डीजी आईएसपीआर इज गोइंग टू होल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो जाहिर है कि फिर ये हुकूमत तो नहीं उसको मैनेज कर पा रही. डू यू एग्री? ऐसा ही है, ये तो सना सिर्फ हुकूमत मैनेज करने का इशू नहीं है, ये तो पूरी रियासत जो है हमारी वो मैनेज नहीं कर पा रही. यानी इस वक्त जो है ये तो जंग है रियासत के खिलाफ. सना ये तो कोई मामूली चीज, बड़ी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशंस, साइऑप्स, इन्फो वारफेयर, आप जो भी नाम निकाल लें, बहुत सारे नाम निकल जाएंगे, लेकिन ये तो बड़ी सीरियस रियासत के खिलाफ जंग है, और अभी से नहीं है, ये तो 2 साल से चल रही है. और जो हम बार बार देख रहे हैं वो ये है कि रियासत को किसी झिझक का शिकार है. समझ में नहीं आ रहा क्यों और कहां पे. एक फॉल्स स्टार्ट होती है, एक शुरुआत ली जाती है. अब ये जो 9 मई हुआ था पिछले साल, तो उसके बाद कई मरतबा जो है इस तरह के इशारे गवर्नमेंट से मिले हैं, रियासत से मिले हैं कि एक्शन लिया जाएगा. एक्शन लिया गया, ऐसी बात नहीं है. केसेस हुए, लोग जेल अंदर गए, बाहर आए, लेकिन मुझे एक मजबूत बयानिया रियासत का एक बिल्कुल मजबूत केस जो होती है, एक मजबूत लीगल केस और एक मजबूत रियासत का बयानिया, वो कहीं फंसा हुआ है. समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ फंसा हुआ है. और हमने आज भी देखा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आईएसपीआर और डीजी आईएसपीआर जो हैं वो एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग्स करेंगे. बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है ये. लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि ये जो रियासत के खिलाफ सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड जंग है, ये जंग है, तो ये रियासत क्यों इतना झिझक का शिकार है. ये फैसला, मिसाल के तौर पे अगर मैं फर्ज करें वहां पे जर्नलिस्ट होता बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं जरूर ये सवाल हाथ उठा के पूछता कि ये फैसला जो है, जो ये इतनी शदीद रियासत के खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है, एक तरफ आप अज़्म इस्तेहकाम में फंसे हुए हैं और वहां पे आपने दहशतगर्दों से निमटना है, और दूसरी तरफ जो है आपको कंफ्यूज और उलझा के रखा हुआ है एक डिजिटल जंग ने आपके खिलाफ. और आप, यानी ये फैसला आज हो रहा है कि रेगुलर ब्रीफिंग्स होंगी इस काम के लिए. कब? जब 2 साल के अंदर रियासत का सारा बयानिया जो है वो तितर बितर हो चुका है, और ये चंद लोग बैठे हुए हैं, और हमें इत्तलात मिलती हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ शायद बरतानिया में है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड काम है सना, ये आपको भी मालूम है, आप भी देख सकती हैं, हम भी सब देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड चीज है, और ये इस पे बड़ा पैसा लग रहा है. तो एक तो बड़ा जबरदस्त पैसा लग रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है. बहुत अच्छी बात डीजीआईएसपीआर ने आज कही कि एक तरफ हम अज़्म इस्तेहकाम ग्राउंड पे टेररिस्ट को टैकल कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल ये जो दहशतगर्द हैं उनको भी हमें देखना पड़ रहा है. तो और खुद उन्होंने कहा कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड है कि एक तरफ बन्नू में ये एक्शन होता है तो दूसरी तरफ जो है फॉरेन सोशल, और उन्होंने खुद वो आपने देखा वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए. लेकिन सवाल ये उठता है कि यानी रियासत को कौन शिकस्त दे रहा है? यानी मीडिया की जंग के अंदर कौन है जो रियासत पाकिस्तान को शिकस्त दे रहा है? मतलब हम तो ये यानी वो भी कह रहे थे डीजीआईएसपीआर, और आपने देखा कि वो 2-3 जगहों पे काफी हद तक यानी एक तरह से डेस्परेट हो गए थे समझाने के लिए कि आप ये देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो ये तो अंडरस्टूड है
तो हम तो सब देख रहे हैं ये चीजें, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन इसका है? सदभाव आज अहमद कुरैशी साहब आज हुआ नहीं, इसका सदभाव किया गया है। आज रऊफ हसन साहब को और तमाम जो उनका मीडिया जाहिर है उनके जो दफ्तर में कंप्यूटर्स लैपटॉप से वो ले गए एफआईए वाले, तो आपको लग रहा है कि झिझक खत्म हो गई है एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट बिगिंस फ्रॉम, और कह रहे हैं यही इनको हेड करते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत यानी ये क्रेडिट जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी, लेकिन स्पेशली जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एस्टेब्लिशमेंट की है या आर्मी की या मिलिट्री की, आप जो भी नाम देना चाहें, कि डिजिटल दहशतगर्दी को आइडेंटिफाई किया। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये 2 साल पहले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये लंबी बहस है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन फाइनली हो गया और इसको आइडेंटिफाई किया। इसमें भी अभी कुछ चंद महीने लगे और आज जाके अब फैसला हुआ है और एक्शन लिया जा रहा है, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मैं तो सिर्फ ये कहूंगा सना के बिल्कुल जो डीजीएसपीआर ने आज बयानिया दिया है वो रियासत का बयानिया है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अज़्म पाकिस्तान को डिस्कस करते करते हमें 1 महीना हो गया। 22 जून को एक एलामिया जारी हुआ था पीएम हाउस से, उसके बाद 24 जून को उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और एलामिया जारी किया गया था, लेकिन जाहिर है कि उसको पूरा समझाने के लिए आज DGISPR ने 1 माह बाद उसको समझा दिया है। आई होप कि अब आपको भी पता चल गया हो कि अज़्म इस्तेहकाम ये राह रास्त या ज़रब ऑपरेशन नहीं है। ऑफ कोर्स वील टेक अ लीव ऑन दैट।